गुड नाइट एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी कंपटीशन की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हिंदी शब्द क्या है। उसके बाद हिंदी के बारे में डीपली हम जाएंगे। जीरो से लेकर यानी शून्य से लेकर शिखर की ओर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। हिंदी के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण। अब देखेंगे हिंदी मेन बात क्या है। हिंदी कहते हैं हिंदी एक भाषा है। तो हिंदी शब्द ये कहाँ से आया? पहले मन में ये चर्चा होनी चाहिए, हमारे विचार आता होगा कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी शब्द कहाँ से आया हिंदी भाषा में। तो आपने सुना होगा भारत की सबसे प्राचीनतम नदी, भारत की प्राचीनतम नदी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सिंधु। सिंधु नाम था। ये कहाँ प्रवाहित होती थी या बहती थी? ये बहती थी ईरान के आसपास। ये ईरान के आसपास बहती थी। तो यहाँ के निवासी जो कहलाते थे वो क्या कहलाते थे? ईरानी, जिनके लिए हम ऐतिहासिक रूप से शब्द प्रयोग करते हैं आर्य। और इसी सिंधु सभ्यता के निवासी जो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, उन्हें हम कहते थे सिंधु। और देखिए, आर्य जो थे, ईरान के लोग जो थे, ईरान में रहते थे आसपास, वो दा को क्या कहते थे? धा कह देते थे। फा को या पा को ये फा कहते थे, और सा को फा कहते थे। यानी मानक वर्णमाला का प्रचलन नहीं था। इनकी लैंग्वेज इस तरह से थी, दा को धा, पा फा को फा कह देते थे, सा को हा, ऐसे अन्य शब्दों को उच्चारित करते थे। तो ये जो सिंधु है, ये सा को कहते थे हा। तो यहाँ से हो गया ये हिंदू। और इनकी जो लैंग्वेज थी उनको कहते थे सिंधवी। तब इनकी लैंग्वेज को इस भाषा में कहेंगे, क्या कहेंगे? हिंदवी। अब ये रूढ़ होकर क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। यानी हमें स्पष्ट हो गया ये जो हिंदी शब्द है कहाँ से पनपा और कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो ईरान के जो निवासी थे, सिंधु को कहते थे सिंधु। और सिंधु के लोग जो सिंधु के निवासी थे, सिंधु, उनकी लैंग्वेज सिंधवी थी। और ये अपने लैंग्वेज के आधार पर सा को हा बोलते थे, पा को फा बोलते थे, दा को था बोलते थे। ऐसे ही ये सा को हा बोले, तो यानी सा के स्थान पर हा हो गया, तो हिंदू, और धा के स्थान पर दा, और वा के स्थान पर वाही था, तो हिंदवी हो गया। और ये ऋण होकर हिंदी का रूप ले लेता है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। आगे चलते हैं। अब हिंदी एक किस भाषा शब्द है? कहते हैं हिंदी किस भाषा शब्द है? तो ये ईरानी भाषा का, या ईरान की भाषा थी फारसी।
और फारसी को हम फा को ये पा कहते थे तो पारसी भी कह सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो हिंदी किस भाषक शब्द है? ईरानी भाषक शब्द है। और यहाँ के लोग जो ईरानी थे वो फारसी भाषा के यूज करते थे, और फारसी को हम पारसी भी कह सकते हैं क्योंकि इनके लैंग्वेज में पा के उच्चारण के स्थान पर फा के उच्चारण के स्थान पर ये फा का ही प्रयोग करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी एक भाषा कैसी है? भाषा के अंग दो होते हैं, एक संयोगात्मक, एक वियोगात्मक। तो हिंदी भाषा कैसी है? वियोगात्मक भाषा है, यानी जोड़ तोड़ कर बनी है। ये वियोगात्मक है। हिंदी भाषा कैसी है? वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक है। अब देखते हैं हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी जो भाषा है, भाषा इसमें हिंदी के बारे में आपने समझा, भाषा क्या है उसके बारे में आप डीपली जानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, भाषा। भाषा ये भाषा जो है इसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज में कहते हैं। संस्कृत से के भाष धातु से, भाष धातु, संस्कृत, संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। अब जाहिर सी बात है मैं आपके सामने क्या प्रकट करता हूँ, यानी भाव विचार, यानी मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाव। मनुष्य क्या प्रकट करता है? भाष मतलब होता ही है प्रकट करना या व्यक्त करना। तो मनुष्य क्या प्रकट करता है? अपने विचार। तो मनुष्य जो कुछ भी प्रकट करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज। तो हिंदी पढ़े थे, इसके बाद हमने पढ़ा हिंदी भाषा। तो भाषा एक भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो यानी भाषा की हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य अपने भावों को जिस माध्यम के द्वारा, जिस साधन के द्वारा व्यक्त करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो आपको ये जानकर आकांक्षा हुई होगी, यानी भाषा के भी माध्यम होंगे, प्रकार होंगे। तो आगे चलते हैं, भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे। यानी भाषा प्रकार। हिंदी भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। एक लिखित भाषा और मौखिक भाषा, और तीसरी सांकेतिक भाषा। इसको कहते हैं राइटिंग लैंग्वेज, इसको कहते हैं ओरल लैंग्वेज, इसको कहते हैं साइनिंग लैंग्वेज या सिंबलाइजिंग लैंग्वेज। यानी हिंदी हमको जानना है लिखित भाषा क्या है। मनुष्य अपने भावों को या विचारों को लिखित रूप में जब प्रकट करता है, लिखकर जब बताता है, तो उस भाषा को कहेंगे लिखित भाषा। और मौखिक का मतलब होता है जब प्रत्यक्ष या परोक्ष अपने
मुख के द्वारा, मौखिक मतलब मुख के द्वारा उच्चारित करता है या सुनाता है किसी को, तो वो मौखिक भाषा हुई। और सांकेतिक भाषा क्या हो गई, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो संकेत द्वारा ये वो ऐसे संकेत द्वारा करता है, तो वह भाषा सांकेतिक हो गई। ये भाषा के प्रकार हो गए 3 प्रमुख। अब लिखित भाषा हो गई, जैसे हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, इन सब के लिए कुछ लिपियों का यूज किया जाता है। और एक बात आपको यह जानकर आशा हुई होगी जानने की कि भाषा यानी सुनना पढ़ना ये सब क्या है, तो सुनना लिखना पढ़ना ये सब क्या है, भाषा के कौशल हैं। भाषा के कौशल हैं, कुशलताएँ हैं, यानी भाषा को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, पढ़ कर व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, बता के व्यक्त कर सकते हैं, सुना के, यानी जो भी है ये भाषा के क्या है, कौशल हैं। तो अब देखते हैं, हिंदी ईरानी भाषा थी। हिंदी कैसी भाषा थी, ईरानी भाषा, ये ईरानी भाषा थी। ईरानी, हिंदी शब्द किस भाषा का है, यानी ईरानी भाषा का है। हिंदी ये कैसी भाषा है, वियोगात्मक, वियोगात्मक। यानी आपने सुना होगा कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, सभी भाषाओं की जननी, जननी मतलब होता है माता, यानी उत्पन्न करने वाली। जननी यानी क्या है, संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत। और इसे ही हम कहते हैं देववाणी, यानी देवों की भाषा। देवतागण यानी देव लोग, देवी लोग इसी लैंग्वेज का उपयोग करते थे, यानी इसको क्या कहते हैं हम, संस्कृत। और देखिए ये संस्कृत को हम क्या कहते हैं, देववाणी, संस्कृत। अब देखते हैं हम संस्कृत जो ये भाषा है, ये भाषा जो है इसे हम देववाणी कहते हैं। और इससे निकलकर भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है, आपको मालूम होगा, पाली भाषा। पाली भाषा, क्योंकि आपको मालूम होगा जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं, यानी पाली भाषा में। कौन से ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, यानी बुद्ध के जीवन के कथानक जो हैं, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, बौद्ध भाषा, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ यानी पाली भाषा में लिखे गए हैं। और पाली के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और इसके बाद क्या आते हैं, जैन, यानी जैन ग्रंथ किसमें, इसी भाषा में। बौद्ध ग्रंथ इस भाषा में, जैन ग्रंथ इस भाषा में। अब प्राकृत से, ये प्राकृत भाषा थी जैनियों की, यानी जैन जो कुछ लिखते थे अपने साहित्य में, जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत से अपभ्रंश होकर, यानी अपभ्रंश मतलब कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप, कहते हैं भ्रंश में पड़ गया, यानी बिगड़ गया, यानी अपभ्रंश रूप क्या हो गया, हिंदी। यानी अपभ्रंश का एक भाग है सौरसेनी, सौरसेनी, और सौरसेनी में आ जाती है आपकी हिंदी। सौरसेनी में 3 प्रकार की हिंदी आती है, उसको हम बाद में बताएंगे, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इनकी हिंदी, यानी इनकी चर्चा हम बाद में आपसे करेंगे। और चलते हैं टॉपिक की तरफ, यानी जो संस्कृत भाषा थी,
इससे क्या निकल कर आई, पाली भाषा जो बौद्ध भाषा थी, बौद्ध ग्रंथों में यूज की जाती थी। इसके बाद आई प्राकृत भाषा जो जैन ग्रंथ में प्रयुक्त होती थी। और इसका प्राकृत का ही बिगड़ा रूप क्या है, अपभ्रंश, जिसका कि सौरसेनी एक भाग है और सौरसेनी इस भाग से क्या हिंदी हमें मिल जाती है। कौन सी भाषा, हिंदी। आपने वहाँ समझा था हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द था, ईरानी। ईरानी। और भाषा कैसी थी ये, वियोगात्मक। वियोगात्मक मतलब जो भाषा जोड़ तोड़ कर बनी हो, और संयोगात्मक मतलब जो अपनी मूल अवस्था में हो। जैसे संस्कृत ये अपनी मूल अवस्था में होती है। अब देखेंगे जो संस्कृत था भाषा ये कब की है, ये मानक के अनुसार, विचारकों के मानक के अनुसार, यानी संस्कृत जो भाषा थी ये कब की है, विचारकों के अनुसार यह 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 वर्ष पहले से 1000 वर्ष पहले तक, 1000 वर्ष, 1000 ईस्वी पूर्व। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ईसा पूर्व घटता है और ईस्वी बढ़ती है, ठीक है। अब चलते हैं, यानी उसके बाद आती है पाली भाषा। पाली भाषा 1000 ईसा पूर्व से लेकर ये 500 ईसा पूर्व तक। फिर आता है प्राकृतिक भाषा जो जैनियों की प्रमुख भाषा थी, जैन साहित्य इसमें ही संकलित है। तो चलते हैं 500 से ईसा पूर्व से, यहाँ होता है 0, लेकिन 0 क्या होता है, अशुद्ध होता है, इसको हम 1 ईस्वी कह देते हैं। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा। अब अपभ्रंश यानी जिसका बिगड़ा रूप है सौरसेनी का एक भाग है, जिसका एक भाग है सौरसेनी, इसकी ही, इससे ही हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। अब देखो, यानी 1 ईस्वी से 1 ईस्वी से 500, 1000, 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा का, प्राकृत की बिगड़े रूप यानी अपभ्रंश की चर्चाएं होती थी। उसके बाद देखिए 1000 से 1000 ईस्वी से आज तक, यानी अब तक कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सौरसेनी यानी हिंदी। हिंदी 1000 ईसा पूर्व से अब तक यूज की जाने वाली भाषा है और सौरसेनी का एक भाग है। सौरसेनी अपभ्रंश होता, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अब चलते हैं हिंदी वर्णमाला का मानक वर्ष क्या है। हिंदी वर्णमाला नहीं, हिंदी भाषा का मानक किसे कहेंगे, मानक वर्ष क्या है, हिंदी भाषा का मानक ईस्वी है। फिर नेक्स्ट चर्चा कल होगी। आगे के लिए गुड बाय। आप पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, यूं ही तैयारियां करते रहिए।